हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग एक मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन। रिलेशन ये कोई हमारे लिए नया वर्ड नहीं है। अगर इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में रिलेट करें तो अगर देख सकते हैं अपने मदर फादर का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, दोस्ती का रिलेशन फ्रेंडशिप का। तो अगर मैथमेटिक्स में रिलेशन की हम बात करें तो हम किसके बीच में रिलेशन देखेंगे? नंबर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई ए है और ये बी है, दो नंबर्स हैं। तो अगर इसके बीच में हम एक सिंबल लगा दिए ग्रेटर देन और बोल दिए क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये ग्रेटर देन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। यानी हम क्या किए, ए और बी में एक ऐसा रिलेशन देखे हैं जिसमें ए क्या है, बी से बड़ा है। तो अगर मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात आती है तो नंबर्स के बीच में होगा। रिलेशन चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा सेट थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको सेट थ्योरी 11th में आप पढ़े होते हैं। ये बेसिकली 12th का चैप्टर है। जब हम रिलेशन फंक्शंस पढ़ते हैं तो वहाँ सेट थ्योरी हम 11th में पढ़ चुके रहते हैं। तो रिलेशन में हम पढ़ने से पहले सेट थ्योरी का आपको नॉलेज होगा, ये मान के चलता हूँ। तो डायरेक्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आप टॉपिक बनाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोल सकते हैं इसको। देखिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए ए कोई सेट होगा, बी कोई दूसरा सेट होगा। ठीक है, अभी पहले इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले लिख लीजिए लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अपने पास क्या है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। देन तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is denoted by A cross B, A क्रॉस B। ठीक है, एंड डिफाइंड एज। और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? एंड डिफाइंड एज इस प्रकार, A क्रॉस B इज इक्वल टू, मान लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होंगे A एंड B, जहां पे सच डेट A जो होगा वो पहले सेट से आएगा एंड B जो होगा वो दूसरे सेट से आएगा। यानी देखो, ए और बी अपने पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। और डिफाइन कैसे करते हैं, इस प्रकार कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे ए बी, जहां पे ए क्या हो पहले सेट से हो और बी क्या हो दूसरे सेट से हो। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट हो गया ए बी सी, ठीक है। और एक दूसरा सेट ले लिए बी, इसमें एलिमेंट हो गया 1 2 3, ठीक है। तो जब ए क्रॉस बी आप करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, पहले ए को पकड़ेंगे और बी के सारे एलिमेंट को ऑर्डर कर देंगे। तो ए वन के साथ हो गया, ए टू के साथ हो गया, ए थ्री के साथ हो गया। इसी तरह बी वाले को पकड़ेंगे तो बी वन के साथ हुआ, बी टू के साथ हुआ, बी थ्री के साथ हुआ। फिर लास्ट क्या बचा, सी, सी वन के साथ कर दीजिए, सी टू के साथ कर दीजिए, सी थ्री के साथ कर दीजिए। यानी क्या करना है, हर एक एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर में वो पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल दूसरा, ये कोई सेट है, इसमें अपने पास एलिमेंट हो गया 1 3 5, ठीक है ना। और कोई दूसरा सेट हो गया बी, इसमें एलिमेंट ले लीजिए 2 3।
तो जब ए क्रॉस बी आप करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऑर्डर पेयर करेंगे, तो 1 को पकड़ लिए 2 के साथ कर दीजिए, फिर 1 को पकड़ के 3 के साथ कर दीजिए, फिर 3 को पकड़ कर 2 के साथ कर दीजिए, फिर 3 को 3 के साथ, फिर 5 को 2 के साथ, फिर 5 को 3 के साथ। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए ए सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, बी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो जब ए क्रॉस बी किए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें अगर देखा जाए एन ए यानी नंबर ऑफ सेट ए में कितने हैं एलिमेंट 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो जब हम ए क्रॉस बी किए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया है, यानी 3 इंटू 2 तो क्या हो गया 6। तो ये सब रिजल्ट है। अब हम लोग रिजल्ट लिखते हैं इसमें, यानी रिमार्क एक बना दीजिए, जिसमें पहला यही लिखते हैं कि मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में m हो गया एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो गया n हो गया, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा m इंटू n। अभी आप देख सकते हैं ऊपर दूसरा रिमार्क, अगर आप ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है ना, वो बी क्रॉस ए के क्या होना चाहिए, बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये आपस में बराबर होगा कि नहीं, नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए कैसे, जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो देखो ऑर्डर पेयर चेंज हो जा रहा है, 2 1 हो जा रहा है, 2 3 2 5, फिर 3 1 3 3 3 5, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जा रहा है आपस में चेंज हो जाना चाहिए, यानी ए क्रॉस बी क्या होगा बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। देखिए यानी ए क्रॉस बी किए और बी क्रॉस ए आपस में क्या हुआ बराबर नहीं हुआ, यानी यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा किसी भी दो सेट का, ए क्रॉस बी निकालें और बी क्रॉस ए निकालें तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, तो यहाँ से बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, मान लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है n है, और एक पॉइंट होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b अगर x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b या m इंटू बी क्रॉस a जब करेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू n। तो जब आप दोनों को इंटरसेक्शन ले लेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या है n है, और ये भी कंडीशन है कि अगर a इंटरसेक्शन b में नंबर ऑफ एलिमेंट x है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो वो m इंटू n आएगा, और जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे a क्रॉस b और b क्रॉस a का तो एक्स स्क्वायर आएगा। ये रिजल्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि a क्रॉस b हैज 6 एलिमेंट्स, a क्रॉस b के पास कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स, ऑफ विच जिसमें से 3 एलिमेंट्स पते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स पता है अपने को a, 2 मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा b, 1, तीसरा हो जाएगा c, 2, तो बताना है फाइंड रिमेनिंग 3, फाइंड द रिमेनिंग 3। यानी a क्रॉस b निकाले यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो 6 एलिमेंट हुआ जिसमें से 3 एलिमेंट्स पते हैं, तो हमको बताना है कि अदर 3 एलिमेंट्स क्या होंगे। तो देखो आप यहां से देख सकते हैं ये सेट ए रहा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर में सेट होते हैं जिसमें से ए क्या होता है पहले एलिमेंट होता है, बी क्या होता है दूसरे एलिमेंट से होता है, तो जो यहाँ पे मान लो ए कोई सेट होगा इसमें से पहला एलिमेंट क्या होगा ए, बी, सी, क्योंकि ये सब सब पहले सेट से आ रहे हैं, और बी दूसरे सेट में क्या रहा होगा 2 1 2,
यानी इससे क्या पता चला कि 1 2 रहा होगा। तो अब A क्रॉस B आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देख लीजिए जो इसमें से मैच कर गया, जो जो मैच कर गया, जैसे ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, तो अदर 3 ये हो गया। ठीक है ना। जैसे अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ए सेट में ऐसे लिखा गया है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स क्या है, कोई भी इवन प्राइम नंबर है, एक्स इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है। दूसरा सेट है बी, इसमें बोला गया एक्स सच डेट एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ, ऐसे मान लीजिए मॉड ऑफ एक्स है लेस देन इक्वल टू 2 है, और जहाँ पे एक्स क्या है नेचुरल नंबर से आ रहा है। ऐसे हम सेट बी को डिफाइन किए हैं। ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसी को बोलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में बोलते हैं। तो ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तीसरा मान लीजिए कोई सेट है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स क्या है इंटीजर है। तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है। इस बार क्या है 3 सेट है अपने पास, और ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें रोस्टर फॉर्म में इजीली कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कॉमा लगा के ब्रैकेट में हम लोग कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट करके लिख देते हैं एलिमेंट्स को। तो ये बोल रहा है एक्स एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि x इज ए सोल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, जहां पे x क्या है नेचुरल नंबर से है, तो यहां से 1 2 हो गया। तीसरा कह रहा है इवन प्राइम नंबर पहले सेट से लिख लिए 2 आ जाएगा। दूसरा क्या है 1 2 हो गया। तीसरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा x बिलोंग किस में कर गया क्लोज इंटरवल -1 से 2 में। ठीक है। तो ये क्या आया -1 से 2। तो अब a क्रॉस b क्रॉस c करेंगे तो क्या आना चाहिए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। देखो इसमें 1 हुए, इसमें 2 हुए, इसमें 2, नहीं सॉरी 2 थोड़े ना हुए, एक बीच में लाइज कर रहे हैं। 1 मिनट, ये तो इसके बीच में नंबर्स लाइज कर रहे हैं, तो इसमें 4 होंगे ना। यहाँ पे क्या है x बिलोंग कर रहा है -1 से 2 में, तो एक -1 हो गया, दूसरा 1 हो गया, दूसरा एक -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, यानी 4 नंबर यहाँ पे आ गए। तो a क्रॉस b क्रॉस c करेंगे तो क्या आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, तो ये क्या हो गया 8। यानी क्या था अपने पास 3 सेट थे a बी सी, जिसमें से ए क्या है सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, कहा जा रहा है एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2। दूसरा बोला जा रहा है बी एक्स सच डेट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, जहां पे एक्स क्या है नेचुरल नंबर से, ये भी लिख दिए। थर्ड बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, जहाँ पे सब इंटीजर्स है। तो -1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे -1 फिर आगे 0 फिर 1 फिर 2, क्योंकि क्लोज इंटरवल में है, तो -1 और 2 भी आएंगे, तो 4 एलिमेंट यहाँ से हो गए। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 4 किए तो क्या गया 8 आ गया। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा रिलेशन पे, रिलेशन क्या होता है। अब हम लोग रिलेशन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए आप रिलेशन हेडिंग। देखिए रिलेशन होता क्या है, सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते चलते हैं। हम बोल सकते हैं अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए
अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से किस में, सेट बी में, मतलब ऐसे आर फ्रॉम ए टू बी। ये क्या होता है, सबसेट होता है, इज ए सबसेट किसका, सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आप क्या समझे, अगर ए क्रॉस बी है और इसके जितने भी सबसेट कर लें वो सब क्या हो जाएंगे, रिलेशन। यानी आप ये समझिए कि आर फ्रॉम ए टू बी है, तो यानी यहाँ से क्या होगा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही कहना चाहता हूँ, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आर क्या कहलाएगा, रिलेशन। ठीक है, अब जैसे आप पहले एक नोट डालिए, मान लीजिए सेट ए में m एलिमेंट हो गए और मान लीजिए सेट बी में n एलिमेंट हो गए, और जब हम सेट a क्रॉस b कर दें तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू n। तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू b कितना होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 टू द पावर m इंटू n। ये तो सबसेट का कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए a सबसेट है b का, तो सबसेट कैसे निकालते थे, 2 टू द पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम बोले नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो रिलेशन का, मान लेंगे ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, मान लिए हम। बी अपने पास कोई दूसरा सेट है जिसे मान लिए 2 4। ठीक है, तो अगर बोल दें एक कोई रिलेशन है ए से बी में, इस प्रकार है कि ए रिलेटेड टू बी, ए प्लस बी करें तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो आर बताना है कौन सा रिलेशन होगा, जिसे आप समझो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, कौन कौन सा, 1 3 5। बी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 2 4। तो जब हम रिलेशन इसमें डिफाइन किए हैं आर ए से बी में इस प्रकार कि जब ए बी से रिलेटेड हो तो ए प्लस बी करें तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो आप यहां से देख लो एक चीज, सेट ए है ना, इसमें क्या है 1 3 5, सेट बी है ना, इसमें एलिमेंट क्या है 2 4। ये कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी करें तो इवन, यानी इसमें 1 अगर 2 से जोड़ते हैं पहला पहले से, इसे कुछ भी कर लो, इसमें से उठा के किसी किसी को भी आप ऐड कर लो, 3 + 2 कर लो, या फिर 5 + 1 2 कर लो, या 5 + 4 कर लो, किसी को भी जोड़ो। देखो ये 3 आएगा, इसको जोड़ोगे तो, इसको करोगे तो 7 आएगा, इसको करोगे तो 5 आएगा, इसको करोगे तो 9 आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा 7। तो जब आप सबको ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ जा रहा है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आर कैसा रिलेशन हो गया, यानी 5 हो गया, यानी कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। यानी ये कौन सा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब एक आप बात जान लीजिए, कोई भी सबसेट हो, हर एक सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आप यहां से बोल सकते हो एवरी सबसेट इज ए रिलेशन, एवरी सबसेट इज अ रिलेशन। जैसे पिछला क्वेश्चन था अपने पास, तो ये फर्स्ट इसमें क्वेश्चन था, मान लीजिए रिलेशन R1 डिफाइन किए हैं। ठीक है, इसी में अगर दूसरा रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R2, R2 में बोल देते हैं इस प्रकार कि मान लीजिए ए और बी अपने पास क्या है, दो सेट है, सॉरी ए और बी ऑड ऑड पेयर में इस प्रकार, जहां पर रिलेशन है कि ए क्या है, बी से बड़ा है, और ए तो पहले से आएगा यानी सेट ए से, और बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। ठीक है, तो R2 क्या क्या हो सकता है, देखो R2 ए में क्या है 1 3 5, बी में क्या है 2 4। तो इस प्रकार लिखना है कि ए क्या हो, बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जहां से ए क्या होना चाहिए, ए से आना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, बी से आना चाहिए। तो आप ये देखो फिर से हम यहाँ पे ए लिखते हैं, एक ए में क्या क्या दिया था 1 3 5, बी में क्या क्या दिया था 2 4। तो वैसे एलिमेंट लिखना है जो ए क्या हो, बी से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 3
2 से बड़ा है, ठीक है। 3,4 तो होगा नहीं, 1,2 तो होगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है तो 1 पहला वाला होगा नहीं, तो 3 2 हो सकता है, 3 4 नहीं हो सकता है, 5 2 हो सकता है, और 5 4 हाँ ये भी हो सकता है। यानी यहाँ पे R2 में कितने एलिमेंट्स हो गए, 3,2 5,2 5,4, ठीक है। अगर इसी में थर्ड रिलेशन मान लो हम डिफाइन कर रहे हैं R3, इसमें बोल दें ऐसे ए बी इस प्रकार कि जब दोनों को आप ऐड करो आपस में तो वो क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। और ये कंडीशन है कि ये कंडीशन के ये मतलब है ही ए से हो गया और बी बी से, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रूल ही है। तो R3 बताना है, R3 में क्या क्या आएगा, देखो ए एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, 3 1 3 5, बी में क्या है 2,4, तो वैसे रिलेशन लिखना है जिसमें से जब दोनों को जब ऐड करो तो क्या आना चाहिए, और। तो ये देखो 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 3 और 2 को पकड़ के ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 5 और 2 को पकड़ के ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ऑड ही हुआ। इसको किसी को भी जब वापस करोगे सब ए क्रॉस बी पूरा आ जाएगा, यानी तो ये कौन सा हो जाएगा सेट, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा यहाँ से, यानी ए क्रॉस बी पूरा आ जाएगा इसमें। यानी यहाँ से R2 किए तो 3 एलिमेंट आया, R3 किए तो क्या आया, पूरा यूनिवर्सल रिलेशन आ गया, यानी ए क्रॉस बी पूरा आ जाएगा। हर तो ऑड ही आ रहा है ऐड करने पे। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं रिलेशन आपको समझ में आया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले बताएं, उसके बाद रिलेशन बताएं, उसके कुछ एग्जांपल्स बताएं। अब रिलेशन में जो हमारा टॉपिक्स आता है वो होता है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज के बारे में। तो सबसे पहले लिखता हूँ को डोमेन, तीनों एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आप लिख लो डोमेन एंड रेंज किसका, रिलेशन का, ऑफ रिलेशन। को डोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो देखो मान लो सबसे पहले कोई एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं सेट ए से सेट बी में, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, लेट अ रिलेशन आर। मान लिए कोई रिलेशन आर है, लेट अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यानी क्या बोल सकते हैं, आर ए फ्रॉम टू बी, ए से बी। तो जो सेट बी होगा ना, सेट बी, देखो कोई भी रिलेशन आर डिफाइंड है कहाँ से, सेट ए से सेट बी में, यानी इस प्रकार। तो जो सेट बी कहलाएगा ना, पूरा सेट बी, उसको बोलेंगे डोमेन, यानी सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। यानी लेट रिलेशन आर डिफाइन कर लिए यहाँ से, तो इसने सॉरी इसको बोलेंगे कोडोमेन, ठीक है, इसको बोल देंगे कोडोमेन। यानी सेट बी कहलाएगा कोडोमेन। और डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन को हम लोग बोल सकते हैं जो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर इन आर। इसको बोल सकते हैं डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट, अभी एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। और लास्ट क्या होता है, रेंज बचा, तो रेंज क्या हो जाएगा, जो जितने भी सेट में सेकंड एलिमेंट हम लोग लिखेंगे वो रेंज हो जाएगा। यानी जितने भी फर्स्ट, देखो ए क्रॉस बी किए, सबसे पहले रिलेशन डिफाइन किए कहाँ से, ए से बी में, ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो जो सेट बी है ये तो हो गया को डोमेन। डोमेन क्या होगा, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन आर जब हम बनाएंगे तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट पकड़ के लिख देंगे एक सेट में, वो हो जाएगा डोमेन। और जितने भी जो सेकंड एलिमेंट है उसको पकड़ के लिख देंगे वो हो जाएगा रेंज। बस इतना ही समझना है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझो, अपने पास ए एलिमेंट था,
ए सेट था, इसमें एलिमेंट क्या था पिछला 1 3 5, एक बार देख लेते हैं, उसी को उठाते हैं। दूसरा क्या था बी 2,4, 2,4, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम लोग जो R1 था डिफाइन हुआ था R1, तो R1 में क्या क्या रिलेशन आया था, इम्प्टी रिलेशन यानी फाई था। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नल सेट। और रेंज क्या हो जाएगा, ये भी फाई, कुछ है ही नहीं इसमें, तो खुद ही इम्प्टी है। R2 डिफाइन किया था दूसरा, ये क्या आया था 3,2 5,2 5,4 इसमें क्या आया था 3,2 5,2 5,4। तो यहीं से समझो, जो पहला एलिमेंट है ना 3,2, तो जो इसमें पहला एलिमेंट है 3, और जो 5,2 में पहला एलिमेंट है 5, और दूसरा क्या है 5 4। तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे मान लीजिए 3 5 5 है, तो 5 5 रिपीट हो गया तो एक ही बार लिखते हैं ना, तो 3,5 हो गया हमारा इसका सेकंड वाले का डोमेन। तो सेकंड जो रिलेशन बना इसका डोमेन क्या हो गया अपना 3,5। अच्छा अब रेंज की बारी आई, तो रेंज में क्या क्या हो सकता है, देखो 2 सेकंड एलिमेंट, 3 2 है तो 2, 5 2 है तो ये भी 2, तो यानी दोनों मिलाकर 2 ही आएगा। और लास्ट वाले में 4, यानी इसमें क्या हो गया 2,4, यानी सेकंड वाले का रेंज क्या आ गया 2,4। थर्ड रिलेशन हम लोग क्या डिफाइन किए थे, थर्ड में क्या था, थर्ड में क्या है पूरा यूनिवर्सल रिलेशन आ गया, यानी ए क्रॉस बी आ गया है। तो थर्ड में देखो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, यानी पहला एलिमेंट सबका तो ए में क्या है 1 3 5, यानी ये पूरा ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 3 5 पहला सब में रहेगा, तो ये आ गया 1 3 5। और रेंज में क्या आ गया, सेट बी में क्या है 2,4 ही है, तो ये जब ए क्रॉस बी करेंगे तो सब में 2,4 सेकेंड लेटर में आएगा, सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर में। तो क्या हो गया इसका रेंज हो गया। जैसे अगर मान लीजिए अपने मन से एक R4 रिलेशन डिफाइन कर लिया, इसमें रख दिए हम 1,4, ठीक है ना। जैसे एक R4, ये तो 1 2 3, ये जो पिछला एग्जांपल थे उस पे हम रिलेशन डिफाइन किए R1 R2 R3, और उसमें डोमेन रेंज हम बता दिए। अपने मन से R4 एक क्या किया रिलेशन डिफाइन किए, इसमें एलिमेंट डाल दिए 1,4, क्योंकि देखो ना ये क्रॉस बी करोगे तो 1,4 ऑर्डर पेयर आएगा, या सबसेट हो गया तो रिलेशन हो ही जाएगा R4। तो देखो अगर इसमें डोमेन लिखना चाहे तो डोमेन में क्या होता है पहला एलिमेंट यानी 1, और रेंज में क्या हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट यानी क्या हो जाएगा 4। सीधा यही समझना है कि को डोमेन की बात आए तो पूरा सेट बी ही होगा, ठीक है। और अगर डोमेन की बात आए तो जो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें से पहले वाले को उठाकर एक कलेक्शन कर दो सेट का, वो हो गया डोमेन। सेकेंड वाले को उठाकर एक कलेक्शन कर दो, वो हो गया रेंज अपना, ठीक है ना। तो आप ये देखो जो रेंज आ रहा है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो R3 में 2,4 आ गया, यानी सेट बी है। तो यहाँ से आप एक नोट डाल के ये भी लिख सकते हो जो रेंज आया है, देखो जैसे ये 2,4 आया जब ए क्रॉस बी आ रहा था, क्या बोल सकते हो रेंज किसका सबसेट हो सकता है कोडोमेन का, कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्यों, क्योंकि कोडोमेन पूरा सेट बी है, और इस बार रेंज में क्या आ गया है, रेंज में क्या आ गया इस बार पूरा 2,4 आ गया, यानी सेट बी आ गया है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। अब जैसे देखो रिलेशन, देखो ए से बी में इसके पहले डिफाइन किए थे, जैसे अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मान लो अ रिलेशन इज डिफाइंड, इसको लिख सकते हैं रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, खुद ही पे ये डिफाइंड हुआ है, यानी आर किस में है ए से ए है, यानी हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए से ए, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू किस में सेट ए में ही, ठीक है ना। इसको जब भी आपको ऐसा दिखा जाए किसी सेट ए पे ही रिलेशन डिफाइंड है, इसका मतलब यही समझो कि ए क्रॉस ए, ठीक है ना, यानी ए से ए में डिफाइंड हुआ है। अब एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डोमेन रेंज निकालने का। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, अपने पास रिलेशन है आर, वो ऐसे डिफाइन कर दे, मान लीजिए ए कॉमा बी,
सच दैट कि 2 टाइम्स ए करो और 3 टाइम्स बी करो तो क्या आना चाहिए 20, और जहां पे ए और बी क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको ये भी सोच सकते हो आप, आर किस में है एन से एन में है, देखो ना ए और बी किस में है नेचुरल नंबर में है, ठीक है ना, तो आर एन से एन में है, यानी डोमेन भी क्या हो गया और को डोमेन भी क्या हो गया नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार डिफाइंड है कि ए रिलेटेड टू बी करें तो क्या आया है 20, ठीक है ना। तो आर में कौन कौन सा एलिमेंट आएंगे, तो देखो सबसे पहले ऐसे बना लो ए और बी, ऐसे करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। अगर एग्जाम्पल सोचो नेचुरल नंबर से आना है, तब मान लो 1 से शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ए की वैल्यू 1 करें तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो 1 रखें ए की वैल्यू तो 2 इंटू ए 2, और इधर डिवाइड माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 2 18, और 3 डिवाइड कर दिया तो क्या आया 6, यानी ए की वैल्यू 1 रखे तो बी की वैल्यू क्या आया 6। ठीक है, और क्या क्या पेयर बन सकता है, अगर 2 रखते हो तो 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 16, तो 3 16 से डिवाइड नहीं होगा, 3 रखते हो तो क्या हो जाएगा 6, और 6 माइनस किया तो कितना हो गया 20 माइनस 6 किया तो कितना आया 14, और 3 से डिवाइड नहीं हुआ। अगर 4 रखते हैं तो 8, तो डिवाइड माइनस किए तो क्या आया 12, और 3 से डिवाइड किए तो 4, हाँ यानी 4 रख सकते हैं। जब ए की वैल्यू आप 4 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 4। तीसरा, अगर मान लो इसमें क्या रखो 4 तक गए थे 5 रखो, तो 5 10 और ये माइनस हुआ 10, तो यही हो गया 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या रखो 6 रखो तो 12, ये क्या हो जाएगा 8, तो नहीं डिवाइड होगा। अगर 7 रखो तो 14, ये 6, हाँ यानी इसको रखे 7, तो ये क्या आया 6, तो ये डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी 7 2 आ गया। और एक आप रख सकते हैं क्या 10, तो क्या हो जाएगा 20, और ये इधर माइनस हुआ तो 0, यानी ये 0 हो गया। यानी क्या क्या हुआ यही होगा, यही बना पाएंगे पूरा। तो यानी आर में क्या हो सकता है 1 6 हो गया, 4 4 हो गया, तीसरा क्या हो गया 7 2 हो गया। तो इसमें आप डोमेन बता दो और रेंज बता दो। तो डोमेन के लिए क्या बोले हैं कि जितने भी रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है 1 4 7, इसको एक बार मिलाकर लिख दो एक सेट में। और डोमेन रेंज में क्या बताया है कि जो लास्ट वाला है 6 4 2, इसको लिख दो, तो क्या हो गया 6 4 2, यानी इसको क्या लिख सकते हो 2 4 6, ये हमारा क्या हो गया रेंज हो गया। तो उम्मीद करते हैं रेंज डोमेन को डोमेन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद रिलेशन में जो आता है इसके हम लोग टाइप्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन के टाइप्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए पे, लिख देते हैं लेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन, किस पे डिफाइन कर रहे हैं सेट ए पे। तो सबसे पहले रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन लिखता हूँ इम्प्टी रिलेशन। किस तरह इम्प्टी सेट पढ़ते थे, तो इम्प्टी सेट को नल सेट वॉइड सेट भी बोलते थे हम लोग। तो इम्प्टी रिलेशन कैसा रिलेशन होता है जिसमें क्या होगा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, यानी फाई, यही ना बोल सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, यानी यूनिवर्सल सेट में क्या होता था, यानी यूनिवर्सल में पूरा सेट जो सबसे बड़ा सेट होता था उसी को क्या बोलते थे यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल रिलेशन की बात आएगी तो क्या होगा पूरा ए क्रॉस बी, लेकिन यहाँ सेट यही है खुद ही पर रिलेशन डिफाइन है, यानी ए क्रॉस ये बोल सकते हैं। तीसरा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, तीसरा रिलेशन हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। यहां से समझने वाला चीज है आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन से आप ये समझो कि खुद का रिश्ता खुद से। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो सेट ए है, ठीक है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो खुद खुद से रिलेशन में होंगे। जैसे सबसे पहले इसको लिख देते हैं, जैसे लेट रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो हम बोल सकते हैं इसी के बाद हम लिख देते हैं, जैसे हम फिर से लिख ले रहे हैं, यानी लेट ए रिलेशन आर, हालांकि मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूं डिफाइंड ऑन सेट ए, तब आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर को क्या बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कब आर, सॉरी रिफ्लेक्सिव पे चला गया, सॉरी आइडेंटिटी है ना, इसके नेक्स्ट आएगा रिफ्लेक्सिव ही।
R is called identity relation if all the elements of A are related to itself only. देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है ना, वो भी होता है इटसेल्फ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है यही समझेंगे। देखो, हम सबसे पहले लिख दिए ए रिलेशन आर डिफाइंड है किस पे, सेट ए पे, तो आर को क्या बोले, आइडेंटिटी रिलेशन। कब, जब ऑल द एलिमेंट्स ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये बात हम लिखे हैं, लेकिन इसके बाद एक वर्ड लगा रहे हैं ओनली, खुद से ही, सिर्फ, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव, दोनों को एक साथ समझते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ तक पहले देखो, आर इज ए लेट रिलेशन, आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ये सब में कॉमन मान के चलो आप, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब, इफ all the elements of A, if all the elements of A are related to itself। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं आप, यानी दोनों, ये itself बोल रहा है यानी खुद से रिश्ता, यानी कहना क्या चाहता है, तब आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या हुआ था। जैसे मान लो अपने पास कोई सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यानी 3 इसमें क्या है, एलिमेंट्स है। तो पहले हम R1 डिफाइन करते हैं, तो R1 क्या हो गया, मान लो डिफाइन कर दिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और R2 एक मतलब रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, इसमें बोल दिए 1 1, इसमें बोल दे रहे हैं 2 2, ठीक है। और एक R3 रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें बोल दिए 1 1 2 2 3 3 1 2। अब यहीं से आप समझ जाएंगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस, ठीक है। तो ये देखो, हम आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफिनेशन लिखे हैं कि आर को तब आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे जब ए के सारे एलिमेंट किससे रिलेटेड होंगे, खुद से, सिर्फ खुद से, ओनली वर्ड लगाया गया, यानी इटसेल्फ ओनली, यानी सिर्फ खुद से ही रखेंगे तब आइडेंटिटी होगा। यानी ये देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ये सबका खुद से खुद रिश्ता है, 1 का 1 से, 2 से 2 से, 3 का 3 से। तो ये रिलेशन क्या कहलाया, आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे से ही होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि मेरा रिश्ता मेरे से होना चाहिए, मैं मानता हूं मेरा रिश्ता मेरे से होना चाहिए, लेकिन ओनली वर्ड नहीं लगा है। यानी रिफ्लेक्सिव होने के लिए कम से कम आइडेंटिटी तो होना ही पड़ेगा खुद से खुद, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है मेरा रिश्ता किसी से भी हो सकता है यार, ठीक है। मेरा रिश्ता जब खुद का खुद से हो तब तो वो आइडेंटिटी है ही, और मेरा रिश्ता खुद के अलावा किसी और से भी है तब भी मैं रिफ्लेक्सिव हूँ, यानी ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो आप बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन भी तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि खुद से खुद तो है ही। आइडेंटिटी कह रहा है कि मैं सिर्फ खुद ही से ही रहूंगा, ये आइडेंटिटी कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी ये कह रहा है, ओनली वर्ड लगा है कि मैं खुद से खुद ही रिश्ता रखूंगा सिर्फ। अगर 1 2 इसमें आ गया तो मेरा तो रिश्ता किसी और से हो गया, तो मैं तो आइडेंटिटी रहा ही नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव ये बात नहीं बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव आपको ये बोल रहा है कि मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे से होना चाहिए, ये आइडेंटिटी बोला है कि सिर्फ मेरे से, लेकिन रिफ्लेक्सिव बोल रहा है कि नहीं मेरा रिश्ता मेरे से होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे से ही होना चाहिए, और भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ये क्या बोल सकते हैं, एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी के साथ साथ। ये कौन सा होगा भाई, देखो ये तो कुछ नहीं होगा, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 तो है ही नहीं यार। कम से कम रिफ्लेक्सिव या आइडेंटिटी होने के लिए तो सबसे पहले खुद से खुद तो कम से कम तो होना ही चाहिए, सॉरी, आइडेंटिटी होने के लिए सिर्फ खुद से खुद तो होना ही चाहिए, तो 3 3 तो होना ही चाहिए, तो है ही नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, नाइदर आइडेंटिटी, यानी अभी आइडेंटिटी नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव पर चर्चा कर लेते हैं, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 तो है ही नहीं यार, तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, तो नाइदर आइडेंटिटी नॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जब आइडेंटिटी रिलेशन हो तो रिश्ता हमारा खुद से खुद होगा, रिफ्लेक्सिव होगा तो हमारा रिश्ता खुद से खुद होगा, लेकिन और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि मेरा रिश्ता खुद से खुद तो है तो मैं आइडेंटिटी हो गया, लेकिन मेरा रिश्ता एक दो और जगह भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, मैं रिफ्लेक्सिव होऊंगा, तो इसलिए बोल सकते हैं एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, मान लो हम मान लिए लिख दिए लेट अ रिलेशन आर, लेट अ रिलेशन आर, इसको एस कर लो, लेट ए रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन, मान लिया कोई रिलेशन एस है, इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसे आर पे, इस प्रकार एस आर से आर, ठीक है ना। और आर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। देखो यहाँ पर रिलेशन आर, ये हम नाम एस क्यों के लिखे होगा कि यहाँ पे जो आर से आर में कर रहे हैं इस पे देख रहे हैं आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, आर को बोल सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस प्रकार इसको बोल दो सच डेट, इस प्रकार कि जब ए बी से जब रिश्ता रखे तो ऐसे कर दे 1 + AB ग्रेटर देन 0। तो बताना है हमको क्या एस रिफ्लेक्सिव है, इज एस अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यही बताना है कि हमारा एस क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। क्या किए, एस क्या है, डिफाइंड है रिलेशन ऑन किस पे, आर, जहाँ पे आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। इस प्रकार कि ए और बी में जब हम रिलेशन कर रहे हैं तो ए प्लस ए इंटू बी करे तो हमेशा क्या हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताना, इसमें रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। आप एक बात समझो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी कैसे रिलेशन डिफाइंड है, ए रिलेटेड टू बी, कैसे है, ए प्लस ए बी, यानी 1 + AB, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इसको बताना है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम दिखाते हैं खुद से खुद, यानी ए अगर आर में हो तो अगर ए रिलेटेड टू ए हो, इस प्रकार ए अगर रिलेटेड ए हो तो क्या दिखाना है हमको कि 1 + A इंटू ए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो कि जब 1 + A.A करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + A², ये तो हमेशा हमेशा 0 से बड़ा होगा। अरे A+A.A करोगे तो A² हुआ, और कोई भी रियल नंबर हो अगर उसका स्क्वायर करो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसमें 1 जोड़ दो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ से बोल सकते हैं ए रिलेटेड किसमें है, ए किसमें है, आर में है। और तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू ए हो गया, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एस यहाँ से क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, एस इज रिफ्लेक्सिव। यानी अपने पास क्या था, एस एक रिलेशन डिफाइन किया गया था आर पे, जहाँ पे आर क्या था, रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है। इस प्रकार के जब ए रिलेटेड टू बी हम कर रहे हैं तो 1 + AB कर रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए ए से खुद से रिश्ता चेक करना चाहिए। तो जब ये रिलेशन कैसे डिफाइन था, 1 + A.A, यही दिखाना था। तो अगर 1 + A.A हम किए तो मान लो A.A किए तो A² आया, और कोई भी रियल नंबर हो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ए ऐड करोगे तभी पॉजिटिव होगा, यानी ए रिलेटेड टू ए हो गया। तो यहाँ से एस को क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। जैसे इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लो, मान लो एस कोई रिलेशन है कहाँ से, आर में, जहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है। और इस प्रकार इस बार डिवाइड कर रहे हैं कि जब ए रिलेटेड टू बी है तो A+B हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तब बताना है कि क्या एस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, बताना है कि एस रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, अगर हम एक के लिए भी गलती कर दें ना, एक के लिए भी, तो यह गलत हो जाएगा। क्या बोला है कि एस ऐसा रिलेशन है जो आर से आर में है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। इस प्रकार है कि जब हम A + B कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है,
मतलब जब भी ऐड करोगे तो 2 आएगा। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी काउंटर एग्जाम्पल, कोई भी एक गलत कर दो तो ये रिलेशन गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं और जैसे ही ए के साथ जोड़ देते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 और ये 4 हो गया। अब जब ये 4 हो गया तो ये 2 के बराबर तो हुआ नहीं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था कि a + b करें तो 2 आना चाहिए। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाने के लिए a की वैल्यू अपने काउंटर एग्जांपल के लिए 2 मान लिए, और जैसे ही a + a किए तो ये क्या हो गया 4 आ गया, जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एस रिफ्लेक्सिव नहीं है, एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बोल दो कि हेंस एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम लोग पढ़ लिए, इसमें अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि बताना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे किसी सेट ए में। इस पे एक फॉर्मूला होता है, उसको डिराइव हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन के तौर पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, find the number of reflexive relation defined on set A। और A में मान लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, हम लोग 3 के लिए निकाल लेते हैं, उसी को जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम निकालते हैं कि अगर मान लो सेट A में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, ऐसे सवाल आते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट में हम लिख रहे हैं 1 2 लिख दिए, इसको लिख दो 1 3 से, फिर क्या करो इसको लिख दो 2 1 से, इसको लिख दो 2 2 से, इसको लिख दो 2 3 से, इसमें क्या करेंगे 3 1 से लिख दो, इसमें लिख दो 3 2 से, इसमें क्या करो 3 3 से लिख दो। अब एक काम करो, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं पेन का, ये देख सकते हैं आप, ये देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम एक बॉक्स में कर दिए। ठीक है, अब देखना समझना मैं क्या कर रहा हूं। देखो ए में एलिमेंट ऑफ कितना है 3, यानी 3 में क्या कर सकते हैं 1 2 3 होगा, तभी तो मैं इसे लिखे हैं। ठीक है, अब देखना जो अपर ट्रेंगुलर है और लोअर ट्रेंगुलर है ना, ठीक है ना, इसको हम लोग कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। ये देखो 1 2 है, इधर भी 2 1 है, इधर क्या है 1 3 है, इधर भी क्या है 3 1 है, इधर क्या है 2 3 है, इधर क्या है 3 2 है। तो समझना हम क्या कहना चाहते हैं। देखो अपर एंड लोअर ट्रायंगल में, अपर एंड लोअर जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग कितने तरीके से इसको चूज कर सकते हैं, 2 तरीके से ना यार। ये देखो 1 2 है, ठीक है, इसको 2 तरीके से चूज कर सकते हैं, या तो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो इसको 2 तरीके से किए तो कितने हुआ 1 2 3 4 5 6 6 हुआ ना। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इतना तो कंडीशन होना ही चाहिए कि खुद से खुद, क्या खुद से खुद। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना, ये तो कॉमन हो गया मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए। इसके अलावा देखो ये इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लें नहीं लें, इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो लें नहीं लें। इसी तरह सबको कितना है 6, तो सबको कितना कर सकते हैं 2 तरीके से। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 2 टू दी पावर 6, यानी कितना हो गया 64 इसका आंसर हो गया। यानी 64 तरीके से हम क्या कर कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो गया 64। यानी जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 है तो कितना हो गया इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन 64। तो अगर इन जनरल हम लोग कर ले एन के लिए, जैसे देखो मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितना है एन, तो इसको जनरलाइज करते हैं। तो इसको लिख दो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे लिख दो 1 2, यहाँ पे लिख दो 1 3 ऐसे कहाँ तक 1 n। ऐसे ही जब आप लिखोगे 2 1 2 2, ऐसे ही ये हो गया मान लो 2 n, फिर लास्ट रो चलो तो क्या हो गया n1 n2, ऐसे कहाँ तक n तक। ठीक है ना, अब जैसे हम कलर चेंज करते हैं, डायगोनल को पहले एक बॉक्स में कर देते हैं। ये जो हमारा हुआ ये देखना, अब देखो इसके अलावा कितना बच रहा है, ये 1 ये 2, ये देखो ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है n। तो सबको तरीका चूज करने का कितना हुआ n स्क्वायर,
टोटल कितना हो गया एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एन स्क्वायर हुआ ना, और सबको चूज करने का तरीका कितना, दो, लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, यानी 1 2 को एक बार लेंगे या नहीं लेंगे, तो दो तरीका, यानी 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये कितना हुआ, ये कितना टाइम्स हुआ एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स। इसमें क्या किए हम, देखो लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो एन स्क्वायर हुआ और एक हमारा एन है उसमें से क्या किया हम माइनस कर दिए, तो एन टाइम्स, तो इसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन। जैसे इसमें क्या किए हैं 2 इंटू कितने बार 6 बार था, 2 टू द पावर 6। ये देखो 2 इंटू कितने बार एन स्क्वायर माइनस एन, तो इसको ऐसे भी लिख दिए हम 2 का पावर एन स्क्वायर माइनस एन, और एन कॉमन ले लिए तो क्या होगा 2 का पावर एन इंटू एन माइनस वन। तो ये हमारा इन जनरल के लिए हो गया। तो इन जनरल के लिए क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है मान लीजिए सेट ऑफ ए में एन, तब हम लोग क्या निकालें अभी 2 टू दी पावर एन स्क्वायर माइनस एन, या इसी को क्या ले सकते हैं 2 डी पावर एन कमा एन माइनस वन, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। कौन सा रिलेशन इसके पहले था, रिफ्लेक्सिव। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालेंगे, फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर सिमेट्रिक में ही और दो आता है, एक एंटी सिमेट्रिक होता है एक असिमेट्रिक होता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, तो मतलब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सब देखते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।